हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। आप अच्छे से होंगे, झकास होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसलिए हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं इतिहास का पहला लेसन, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है और हमेशा आते रहता है। तो आइए आप एक एक ऑब्जेक्टिव को सही टिक लगाइए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर को बताइए, ताकि हमें पता चले कि आपने कितने क्वेश्चनों का आंसर दिए हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन को आप समझने का भी कोशिश करिए, क्योंकि ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, बट इसमें बहुत सारा हम आपको बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आता है और कैसे क्वेश्चन आता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। लेसन का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और ये लेसन में बहुत सारा सवाल आते रहता, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है, जिसका नाम है जिनेवा संधि कब हुआ। जिनेवा संधि कब हुआ, इसका पहला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा ऑप्शन है 1950 और चौथा ऑप्शन है 1985। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को छाट लेते हैं। देखिए 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ है। 1950 में प्लानिंग कमीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं योजना आयोग का गठन हुआ है, योजना आयोग। और 1985 में दल बदल कानून आया है। ये दल बदल कानून संसद और विधायक पर लगाया जाता है। और उसके बाद इसका आंसर आपका तीनों ऑप्शन निकल गया, तो इसका आंसर हो गया 1954। 1954 में जिनेवा संधि हुआ था, तो 1954 इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपका है जॉल्वे ऋण संबंधित है। जॉल्वे ऋण संबंधित है, तो सबसे पहले जॉल्वे ऋण समझ लीजिए। जॉल्वे ऋण एक शुल्क संघ है और ये लगाया गया था। अभी हम आपको नहीं बता सकते किस पर लगाया गया था, क्योंकि ऑप्शन गड़बड़ा जाएगा। ये शुल्क संघ है, ये लगाया गया था। लगाया गया था कहाँ? प्रसा। प्रसा कहाँ पड़ता है? जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी का सर्वशक्तिशाली राज्य था प्रसा। और जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान प्रसा का ही है, क्योंकि प्रसा का चांसलर बने थे कौन? 1862 में बिस्मार्क। और बिस्मार्क जब 1862 में चांसलर बने, चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, तो ये प्रसा का चांसलर बने थे। और इसी ने कहा था क्या? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किए थे, है ना। तो इनको प्रसा का जो चांसलर 1862 में बिस्मार्क को बनाया गया था, तो वहीं पर प्रसा में शुल्क संघ लाया गया था। शुल्क संघ यानी जॉल्वे ऋण की जो स्थापना हुआ था, वो कब हुआ था? 1834 में। जॉल्वे ऋण की स्थापना कब हुआ था? 1834 में। और ये शुल्क संघ किस पर लगाया गया था? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, या विद्वानों से, या पादरियों से। तो इसका आंसर होगा व्यापारियों से। व्यापारियों पर ये जॉल्वे ऋण व्यापारियों से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ख आंसर हो जाएगा आपका। तीसरा आपका क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। यानी इटली का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1871 में। और जर्मनी का भी एकीकरण हुआ था 1871 में। जर्मनी और इटली का एकीकरण एक साथ हुआ था। तो कहना है कि इटली के एकीकरण का जो इसमें से कितने हीरो थे जो योगदान दिए हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया मेजनी। मेजनी को इटली का एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है ना। और उसके बाद दूसरा है गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे, इसलिए इनको इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। कॉन्ट काबुल, कॉन्ट काबुल है ना, इटली को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिए थे एकीकरण के लिए, इसलिए इनको राजनीतिज्ञ कहा जाता था। तीनों है, ये पैगंबर कहलाता है, ये आपका तलवार कहलाता है, और ये एक राजनीतिक कहलाते हैं। तो इसमें तीनों ने योगदान दिए थे, इसलिए इनका आंसर राजनीतिज्ञ कहलाते, राजनीतिक नहीं राजनीतिज्ञ कहलाते, तो इसलिए इनका आंसर हो जाएगा सभी। तो 3 का हो जाएगा सभी, आपका सभी का योगदान था। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन हुआ था, तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है बाबू। और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, तो वियना सम्मेलन
से होने से पहले एक युद्ध हुआ था नेपोलियन और मेटरनिक के बीच, जिसको हम लोग 1814 में वाटरलू का युद्ध कहते हैं। वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाता है और हार होने के बाद 1815 से, है ना, 1815 में नेपोलियन का पतन, और उसी के बाद एक व्यक्ति का उदय, एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति का उदय होता है और एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है मेटरनिक। तो 1815 से पूरे यूरोप में मेटरनिक प्रचलित होते हैं। कब तक? 1848 तक, यानी 1815 से 1848 तक मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपका 1815, 1848, 1870, 1871। तो 1870 में जो युद्ध हुआ उसका नाम है सेडान का युद्ध। और 1871 में कौन सा संधि हुआ है? फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि। और फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1815। 1815 वियना संधि हुआ। और 1815 से 1848 का कौन सा युग कहते हैं? मेटरनिक युग। अब 1815 में किसकी पतन हो गया था? नेपोलियन की। और 1815 में किसकी उदय हुआ था? मेटरनिक की। इसका आंसर हो गया आपका 1815। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, यानी बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ सेडान, दूसरा सेडेवा, तीसरा साइडान और चौथा फ्रैंकफर्ट की संधि। तो सेडेवा का युद्ध हुआ है 1866 में, यानी कहने का मतलब है इसमें दो देश के बीच हुआ है, प्रसा और ऑस्ट्रिया, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हो गया था, ये हार गए हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ 1871 में। सेडान का जो युद्ध हुआ है वो हुआ 1870 में। और फ्रांस और प्रसा के बीच, जिसमें कौन हार गए थे? फ्रांस। और फ्रांस की तरफ से जो लड़ने वाले थे वो नेपोलियन तृतीय थे, नेपोलियन तृतीय। और प्रसा की तरफ से जो लड़ने वाले थे उसका नाम था बिस्मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क। अगला सवाल आपका है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का जो निर्माण है वो किए थे नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किए थे बाबू? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कब किए थे? 1806 ईस्वी में, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की गद्दी पर बैठे थे। कब? 1804 ईस्वी में। और 2 साल के बाद जर्मन राइन राज का निर्माण किए थे। और ये कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है, जर्मनी में। क्योंकि नेपोलियन ने जर्मनी में कितने क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए थे बाबू? 300 क्षेत्रों पर। और 300 क्षेत्रों का मिलाकर कितना गणराज्य, यानी कितना राज बनाए? बड़ा बड़ा 39 राज्य। और जो 39 राज्य को 300 राज्य मिलाकर बनाए उसी का नाम रखे जर्मन राइन राज संघ। इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपोलियन बोनापार्ट। 7वां नंबर क्वेश्चन है बाबू, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो ऑप्शन नंबर है सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक। किसान या जमींदार या नाविक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाविक। नाविक इज द राइट आंसर। तो आपका 7 का हो जाएगा घ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? यहाँ पर क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, पेशे से लिखा गया है, लेकिन है क्वेश्चन है आपका किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? क्रीमिया का युद्ध, सोडोवा का युद्ध, प्रसा और डेनमार्क का युद्ध। प्रसा और डेनमार्क, डेनमार्क होता है, प्रसा और डेनमार्क का युद्ध, सेडान का युद्ध। तो देखिए क्रीमिया के युद्ध में किसकी हार हुआ था? रूस की हार हुआ था। और सेडोवा के युद्ध में किसकी हार हुआ था? ऑस्ट्रिया की हार हुआ था। प्रसा के युद्ध में किसकी हार हुआ था? प्रसा और डेनमार्क, डेनमार्क। डेनमार्क का हार हुआ था। और सेडान का युद्ध में किसकी हार हुआ था? फ्रांस की हार हुआ था। तो सेडान का युद्ध जो लास्ट युद्ध हुआ था
1970 में ये हुआ था। इसी युद्ध के से जर्मनी का और इटली का एकीकरण हो गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया घ। घ इज द राइट आंसर। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, यानी टीपू सुल्तान शासक थे? ऑप्शन है मैसूर, शिमला, कश्मीर, बिहार। इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर इज द राइट आंसर। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर का। अगला सवाल है आपका, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो देखिए, यंग यूरोप का जो स्थापना हुआ है वो हुआ 1834 में, और यंग इटली की स्थापना हुआ है 1831 में। तो किसने किया था? मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमैनुअल या मुसोलिनी? तो सबसे पहले देखिए, ये मेजनी ये दोनों का स्थापना किया, यंग यूरोप और यंग इटली का। गैरीबाल्डी जो है वो लाल कुर्ती का गठन किए हैं, लाल कुर्ती का। लेकिन एक चीज और है, भारत में भी लाल कुर्ती का गठन करने वाले जो थे वो थे खिदमत नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये खान अब्दुल गफ्फार खान। तो कभी कभी गैरीबाल्डी को ऑप्शन में हटा दिया जाता है, इनको डाल दिया जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं, यानी दूसरा गांधी भी हम लोग कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। और विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया का राजा था, और मुसोलिनी इटली का तानाशाह था। इसने फासीवाद का गठन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में मुसोलिनी के बारे में पढ़ना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेजनी। मेजनी को इटली का पैगंबर या भगवान मसीहा सब कहा जाता है। इसने बेचारा इटली के एकीकरण के लिए अपना योगदान दिया था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी। मेजनी मेजनी तो आपको पता है यंग यूरोप, और यंग यूरोप के बाद यंग इटली की गठन किया है। एक और किए हैं जिनका नाम है फ्रेंड्स ऑफ इटली। फ्रेंड्स ऑफ इटली का भी गठन किया है ये मेजनी। हिटलर तानाशाह थे, वो जर्मनी के थे। बिस्मार्क प्रसा के, यानी जर्मनी में पढ़ते हैं। विलियम प्रथम आपका जर्मनी के राजा थे। तो इसने रक्त एवं लौ की नीति का जो अवलंबन किए हैं उनका नाम है बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर यानी प्रधानमंत्री कब बना? 1862 का। इसी ने कहा था, इसी ने अपना रक्त एवं लौ नीति के पॉलिसी अपनाया था कि कोई भी युद्ध भाषण के द्वारा जीता नहीं जा सकता। युद्ध के लिए आपको हथियार उठाना पड़ेगा, शस्त्र चलाना पड़ेगा। इसका आंसर हो गया ग। ग इज द राइट आंसर। आइए 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो कॉन्ट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? 1852 में विक्टर इमैनुअल को उस पद पर नियुक्त किया था जिसका नाम था प्रधानमंत्री। तो विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री, विक्टर इमैनुअल कॉन्ट काबूर का प्रधानमंत्री कब बनाया? 1852 में। और उनकी मृत्यु हो गया कब? विक्टर इमैनुअल को 1862 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1863, 1871, 1864, 1872। इसका आंसर हो जाएगा 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि जब हुआ उसी समय हस्ताक्षर कर लिया गया। तो 1871 इसका आंसर सही है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? यानी जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो मेजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो मेजनी और गैरीबाल्डी कहाँ का एकीकरण का वास्तुकार थे? तो इटली का। लेनिन कहाँ के थे? तो रूस का। और बिस्मार्क कहाँ के थे?
जर्मनी का। तीसरा आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, घ आंसर हो जाएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था, यानी किसमें से कौन सा देश था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण नहीं चाहता था। ऑप्शन है इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो और जर्मनी का एकीकरण, क्योंकि ये घोर विरोधी था। ये नहीं चाहता था कि परिवर्तन हो, समझे बात को। ये पुरातन व्यवस्था का समर्थक था इटली। और इटली के ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के जो थे, जो नहीं चाहते थे एकीकरण करने के लिए, वो थे कौन, मेटरनिक। मेटरनिक नहीं चाहते थे कि कभी भी इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। बिस्मार्क, मेजनी, कॉन्टकाबूर या गैरीबाल्डी। तो ये तीनों का संबंध था, लेकिन इसका संबंध बिस्मार्क का नहीं था। बिस्मार्क का संबंध किससे था, जर्मनी के एकीकरण से। जर्मनी के एकीकरण में इनका संबंध था, और इनका जो संबंध था ये किनसे था, इटली के एकीकरण से। तो आपका आंसर हो जाएगा क, बिस्मार्क। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ। तो सबसे पहले देख लीजिए, 1814 में नेपोलियन युद्ध में हारा जाता है और फ्रांस की गद्दी से उसको हटा दिया जाता है। तो फ्रांस की गद्दी पर लुई 18वां को बैठाया जाता है। और लुई 18वां किस वंश के रहते हैं, बुर्बो वंश के, बुर्बो राजवंश के रहते हैं। जो लुई 16वां, लुई 14वां इसी वंश से रिलेटेड रहते हैं, है ना। तो इनको जब बैठाया जाता है 1814 में, तो इनकी मृत्यु हो जाता है 1824 में। किनको, लुई 18वां को। और जैसे इनका मृत्यु होता है तो गद्दी पर बैठेंगे कौन, एक अंग्रेज बैठते हैं 1824 में, जिनका नाम है चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम यानी गद्दी पर बैठते हैं। और इनको गद्दी पर बैठने के बाद 1830 में इनको गद्दी से उतार दिया जाता है। और 1830 में जब इनको गद्दी से उतारेगा तो उनके बाद गद्दी पर बैठता है जिनका नाम है लुई फिलिप। लुई फिलिप गद्दी पर बैठते हैं, और वही है जो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करते हैं। संवैधानिक राजतंत्र यानी संवैधानिक राजतंत्र कहने का मतलब, जो राजा है ना, वो शक्ति से बंधा हुआ नहीं रहना चाहिए। मतलब शक्ति संविधान की तहत, यानी जनता से फैसला लेने वाला पॉलिसी अपनाते हैं। इसलिए इनका आंसर हो जाएगा ख। ख इज द राइट आंसर, संवैधानिक राजतंत्र। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप के अंतर्गत इटली आते हैं और जर्मनी आते हैं। आपका घ आंसर हो जाएगा 19 के घ। फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। अभी मैं आपको पिछले ऑब्जेक्टिव में बताया था, फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापन वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। जारशाही, हैप्सबर्ग, आर्लिये वंश या बुर्बो वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश, क्योंकि बुर्बो वंश के रहते हैं कौन, लुई 18वां। उनको गद्दी पर बैठाया जाता है मेटरनी के द्वारा। सार्डिनिया, पिटमॉन्ट, सार्डिनिया का राजा कौन था। विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स दसम। तो विक्टर इमैनुअल जो है उस सार्डिनिया का क्या है, राजा है। नेपोलियन कहाँ के राजा थे, फ्रांस के। चार्ल्स दसम भी कहाँ के राजा बने थे, फ्रांस के। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, हंगरी की राजधानी कहाँ है। हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो पेरिस जो है वो कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की। वियना कहाँ की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की। और बुडापेस्ट कहाँ की राजधानी है, हंगरी की। हनोई कहाँ की राजधानी है, वियतनाम की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी है, वियतनाम। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए।
पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? फ्रांस, जापान, वियतनाम या भारत? इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान ही है जो पोट्सडम के तहत आत्मसमर्पण किया था, तो इसका आंसर जापान हो जाएगा। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के विलियम प्रथम सम्राट बना था 1871 में। बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश का अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड? अधीन का मतलब कब्जा, किसका गुलाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज द राइट आंसर। 25 का आपका ए हो जाएगा। वही ऑस्ट्रिया जो इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं करना चाहते थे। लुई 16वां को फांसी कब दी गई? लुई 16वां को फांसी कब दी गई? लुई 16वां कहाँ के राजा थे? तो फ्रांस के। और ये किस वंश के थे? बुर्बो वंश के, बुर्बो राजवंश के। और ये कैसा राजा थे? निरंकुश। ये कभी नहीं चाहते थे कि प्रजा को भलाई हो। और फ्रांस के इसने 3 भागों में बांट दिए थे, 3 स्टेट्स में। एक को कर दिए थे पादरीबर्ग, दूसरा को कर दिए थे कुलीनबर्ग, और तीसरा को कर दिए थे साधारण वर्ग। ये था जो पूजा करवाते थे, ये सैनिक, और ये टैक्स वगैरह देते थे। तो लुई 16वां को जो फांसी पड़ा था वो 1793 21 जनवरी 1793 में इनकी फांसी पड़ा था। कहाँ चढ़ा के? गिलोटिन पर चढ़ा के फांसी दे दिया गया था। 21 जनवरी 1793 इज द राइट आंसर। 26 के ख। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? सबसे पहले मित्र राष्ट्र देखिए, मित्र राष्ट्र में गुट में शामिल नहीं था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब? 1914 में। और 1914 में हुआ था तो कितने खेमों में? 2 खेमों में। एक हो गया मित्र राष्ट्र और एक हो गया धुरी राष्ट्र। और ये कब से कब तक चला था? 1914 से 18, यानी 4 साल चला था। 4 साल। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश था? ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। तो छट गया कौन? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जो था धुरी राष्ट्र में था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली? तो देखिए जर्मनी के कौन थे? विलियम प्रथम। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक। इटली के कौन थे? विक्टर इमैनुअल राजा थे। और इटली के एकीकरण के 3 नायक थे, कॉन्टकाबुर, मेजनी और गैरीबाल्डी। तो फ्रांस का राजा हो गया कौन? लुई फिलिप। लुई फिलिप फ्रांस के गद्दी पर कब बैठा? 1830 में। और गद्दी से कब हटाया गया? 1848 में। इसने कौन वंश का स्थापना किया था? तो आर्लियंस वंश की स्थापना किया था। आर्लियंस वंश की। लुई फिलिप किसको हटाकर गद्दी पर बैठा था? तो जिसका नाम है चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम को हटाकर गद्दी पर बैठा था। चार्ल्स दसम को कब हटाया गया था? 1830 में। क्योंकि एक अंग्रेज थे और चार्ल्स दसम ने कहा था, एक कथन कहा था कि मैं अंग्रेजी राजा के भांति शासन नहीं करूंगा। अगर मैं अंग्रेजी राजा के भांति शासन करना शुरू कर दिया तो मैं उससे ज्यादा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो ये अंग्रेज थे, इनको हटा दिया गया 1830 में। तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। फ्रांस इज द राइट आंसर।
हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल के विचारों का बहुत बड़ा समर्थक था कौन? बिस्मार्क। इनके विचारों का बहुत ज्यादा समर्थक था। तो हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 54, 1800, 1864, 1874, 1884। इसका आंसर हो जाएगा 1864। 1864 में जिनेवा कन्वेंशन हुआ था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान, पुर्तगाल, इंग्लैंड, पोलैंड। इसका आंसर हो जाएगा यूनान। यूनान इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, कोसुद का संबंध किस देश से है? कोसुद का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया, यूनान, हंगरी या पोलैंड। तो इसका आंसर जो होगा हंगरी। हंगरी के कोसुद नायक कहलाते थे। नायक, नायक मतलब हीरो। तो हंगरी के ये स्टार थे, नायक थे और वहाँ का लोगों को जगाने का काम करते थे। तो हंगरी का ये आंसर हो जाएगा इनका 32 का ग। 33 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी इज द राइट आंसर, क्योंकि जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। 34 नंबर क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी वियना कांग्रेस जो हुआ है वो आपका कब हुआ? 1815 में। 1815 में वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ है। गणराज्यों को पुनः स्थापित करना, लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो वियना कांग्रेस का मतलब होता था कि जो नया राजा बना है उसको हटा के पुरातन व्यवस्था को समर्थक करना। यानी मेटरनिक का नाम था ना कि हम नए नए जो सुधार के हम उसका वैल्यू नहीं देंगे, जो पहले से चलते आ रहा था, पूर्वजों वाला जो राजा था वो जो चलाते आ रहे थे, हम उसी को वैल्यू देंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग इज द राइट आंसर। तो ये आपका टोटल 34 क्वेश्चन था। तो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपका नए वीडियो आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।